नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शैडो फैक्स आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका आईपीओ 20 तारीख को आ रहा है। ऑफर स्टार्ट होगा 20 को, ऑफर एंड हो जाएगा 22 को। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो मान के चलिए कि एक लेमन जूस कंपनी है जो कि नींबू पानी बेचती है, और वो 10-15 साल से नींबू पानी का बिजनेस कर रही है। और अब उसको और पैसा चाहिए। ये पहले प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, अब उसको और पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए। बिजनेस एक्सपेंशन उसको दूसरे सिटी में करना है। तो वो क्या कर सकती है, या तो वो जो 15 साल में जो कमाई है उसके पास कुछ सेविंग्स है तो वो उसको यूज़ कर सकती है, या फिर वो अपना जो कुछ कुछ हो सकता है स्टॉल उसका नहीं चल रहा है तो उसको बेच बाच के जो पैसा आएगा उसको लगा सकती है दूसरे सिटी में, या फिर वो बैंक से उधार ले सकती है, डेट ले सकती है या बॉन्ड इश्यू कर सकती है, या फिर वो इक्विटी डाइल्यूट कर सकती है, मतलब अपना कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकती है। जैसे कि लेट अस से कि हम कंपनी बोल रही है कि आप 20% हिस्सा मेरा कंपनी का रख लीजिए और हमको इतना पैसा दे दीजिए एक्सपेंशन के लिए, और हम 80% रखेंगे अपने पास। और तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा फ्यूचर में कि कंपनी अगर अच्छा करती है तो आपका 20% जो है वो थोड़ा पैसा बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी डाइल्यूशन को हम लोग समझ लेते हैं। इक्विटी डाइल्यूशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीकर है और उसमें मीठा पानी है, जिसमें शुगर मिला हुआ है पानी में और वो 50% तक भरा हुआ है। तो उसमें हम लोग एक गार्डन होज से और पानी डाल रहे हैं, जो कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू करते हुए हम लोग उसको 80% तक फुल कर दिए। तो अब क्या है कि ये पानी कम कम मीठा हो चुका है ना। इसमें वैल्यू कम है, चीनी का क्वांटिटी उतना ही है, वैल्यू उतना ही है, पर शेयर का क्वांटिटी बढ़ चुका है, यानी पानी का क्वांटिटी बढ़ चुका है। तो पानी कम मीठा हो चुका है, इक्विटी डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है, हम लोग को कम मीठा पानी पिला रही है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी बेसिकली उसका मोटिव क्या था कैपिटल रेज करने के पीछे, कि उसको एक्सपेंशन करना है, उसको अपना धंधा बढ़ाना है। तो फ्यूचर में जाके वो एक्सपेक्ट करती है कि और ज़्यादा पैसा कमाएगी, और वो पैसा सिंस वो कमाएगी और आप उसके हिस्सेदार हैं 20% के, तो आपका भी पैसा उसमें बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हमेशा इक्विटी डाइल्यूशन खराब नहीं होता है। हम लोग को ये समझना है कि ये पैसा जो कंपनी रेस कर रही है वो जा कहाँ रहा है। यूजुअली ये दो जगह जाता है कि एक फ्रेश इशू होता है। फ्रेश इशू मतलब कि 20% कंपनी जैसे कि नया शेयर बना दी आउट ऑफ थिन एयर, और एक होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी कि जो कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स हैं, जो पब्लिक जाने से पहले कंपनी के ओनर्स हैं, वो 15 साल काफ़ी काम कर लिए हैं और अब उनको प्राइवेट जेट खरीदना है, या फिर उनको उनको अपने मेहनत का कुछ पैसा कैश में चाहिए, है ना। ये थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा रिटायरमेंट लेने कुछ भी करते हैं, तो वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, है ना। तो इस 20% में हो सकता है कि 10% फ्रेश इशू कर रही हो कंपनी, ये पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाएगा, उसके बिजनेस एक्सपेंशन में मदद करेगा। और हो सकता है कि 10% जो है वो ऑफर फॉर सेल है, वो 10% इन ओनर्स को जाएगा। तो तो ये कंपनी के एक्सपेंशन में मदद नहीं करेगा, ये इस आदमी को मदद करेगा जो कि प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के। तो आइए कंपनी को थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी जो है स्पीड एंड रिलायबल डिलीवरी करती है, और इनके पास 1 बिलियन पार्सल डिलीवर कर चुकी है, 3000 ट्रक है, 14,000 पिन कोड को सर्व करती है। इंडिया में लगभग 20,000 पिन कोड ही है, तो अच्छा खासा सर्व कर लेती है। काफ़ी स्क्वायर फीट ऑफ ऑपरेशनल स्पेस है जो कि लीज पे है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, और इन सारी कुछ कुछ कंपनीज को ये सर्व करती है, बेसिकली एजियो या आपका मिंत्रा के पास तो शायद अपना है इकार्ट लॉजिस्टिक्स, पर नाइका, एजियो, अब ये सब कंपनी क्या है कि नाइका, एजियो जैसी जो थोड़ी छोटी ई कॉमर्स कंपनी है कंपैरेटिवली, तो उनके पास तो अपना लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क नहीं होता है, तो वो दूसरा का यूज़ करते हैं, ना, सोल्ड स्टोर टी शर्ट बेचते हैं। तो ये उनको अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, डायरेक्ट टू कस्टमर या फिर हाइपर लोकल एंड क्विक ई कॉमर्स, ये सब बहुत चला हुआ है आजकल। ठीक है, फोटो वोटो काफ़ी सुंदर बनाई है। तो आइए देखते हैं इसको और आगे। तो कंपनी का स्थापना 2015 में हुआ था। मोस्टली IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स 2012 पास आउट। लीज एफ राउंड तक फंडिंग 1 साल पहले हुआ था, 6,000 करोड़ का वैल्यूएशन था। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। जो इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में हैं, वो सब में ये नंबर 1 पे रैंकिंग है इसका। ये हमको नहीं पता, ये ट्रैक्शन का वेबसाइट पर दिखा रहा है। ठीक है, फाउंडर के पास अभी भी 20% का हिस्सेदारी बचा हुआ है। फंड सबके पास लगभग 50% का है, बाकी कुछ एंटरप्राइज है, बाकी आपके ऊपर माथा पे मारा जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से 6,000 करोड़ का वैल्यूएशन था, तो इनका अभी 1,200 करोड़ का लगभग नेटवर्थ हो गया 20% हिस्सेदारी पे, और चारों आदमी 300 करोड़ का पार्टी हो चुका है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। आईपीओ का अगर हम लोग डिटेल्स चेक करें तो 1900 करोड़ का आईपीओ है, और 20 जनवरी को स्टार्ट होगा, 22 को खत्म हो जाएगा। इसमें ये लोग मार्केट कैप अपना 7168 करोड़ बता रहे हैं, पर हम लोग 6,000 करोड़ देखे थे जो लास्ट फंडिंग रेज हुआ था जनवरी 2025 में। ठीक है, इसमें से फ्रेश इशू जो है वो 1,000 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 900 करोड़ का है। जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, जब कंपनी पैसा रेज करती है
तो कंपनी कुछ फ्रेश इशू करती है, 1000 करोड़ का यहाँ पे कर रहा है और ऑफर फॉर सेल है 900 करोड़, मतलब ये पैसा ओनर्स के पास जा रहा है। किसी भी कंपनी का अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में समझना है, उसकी वेबसाइट पे एक इन्वेस्टर रिलेशंस करके एक सेक्शन रहता है, उसमें आप जा सकते हैं और वहाँ पे एक फाइनेंशियल्स या फिर उसका एनुअल रिपोर्ट्स रहता है। पर सिंस ये कंपनी पब्लिक नहीं है और ये आईपीओ कर रही है, तो ये एक नया ऑफर निकाल रही है और उसके लिए इनको एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट सेबी को जमा करना पड़ता है। तो हम लोग उसी को देखते हैं। आइए, तो देश का गरीबी आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। यहाँ पहला पेज में आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश इशू कर रही है, कितना ऑफर फॉर सेल क्या है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि कौन कौन अपना ओनरशिप बेच रहे हैं और ये लोग कितने पैसा पे खरीदा था वो शेयर। ठीक है, तो 900 करोड़ का बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये लोग अपना माल बेच रहा है, उसमें से 400 करोड़ का माल फ्लिपकार्ट बेच रहा है, 200 का ये 8 रोड्स इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। ये वेटेड एवरेज 12 रुपया पे लिया था, 120 पे लगभग बेच रहा है, तो ये तो अपना पैसा कमा लिया। अब हम लोग को आगे देखना है कि क्या हम लोग 900 पे खरीद के आगे इससे 2 पैसा बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट तो 400 पेज का है, पर सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा धंधा के बारे में जानेंगे और उस सेक्टर के बारे में जानेंगे, उस सेक्टर का कैसा परफॉर्म करने का फोरकास्ट ऐसा लग रहा है कंपनी को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उस पर हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग को वैल्यूएशन करने में मदद करेगा। रिस्क फैक्टर हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग को लगेगा कि कंपनी कुछ काम का है। ठीक, कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। जिनके पास अपना फ्रेमवर्क नहीं है, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो इसको यूज़ कर सकती हैं अपना सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पार्सल डिलीवरीज, रिवर्स पिकअप्स, हैंड इन हैंड एक्सचेंज डिलीवरीज, तो जैसे कि आप कपड़ा लौटाते हैं पुराना कपड़ा, तो ये सब कर सकती है कंपनी। ये सब कुछ कंपनीज का मिशन स्टेटमेंट मोटो है। ये आपको कंपनी में जॉब चाहिए तो आप पढ़िए, हमको तो ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा 4 to 6% का केगर से, 7 से 8% से आदमी स्मार्टफोन ज़्यादा खरीदने लग जाएगा, है ना। तो ये सब है, लेकिन बात यह है कि हमारे देश में कितना ज़्यादा भूखा नंगा लोग है वो हम लोग देखते हैं अभी आगे। तो देश का गरीबी आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा। यह है GNI पर कैपिटा। तो इसका मतलब है कि एक आदमी इंडिया में एवरेज पे कितना कमाता है साल में। ठीक है, तो 2020 में ये हुआ करता था लगभग 1.5 लाख रुपया, और 2025 में लगभग ये 2,40,000 रुपया हो गया, और 2030 में मान के चलिए कि ये 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो 3 लाख रुपया सालाना अगर एवरेज कमाई है आदमी का, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना साल में कमाएगा और क्या बचाएगा। तो वो कितना ही ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करेगा और क्विक कॉमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। और सुनिए, इंडिया में खाली 12% लोग हैं जो जिसका इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है साल का, सिर्फ 12% लोग हैं। ठीक है, जो कि बढ़ के 16% हो जाएगा। 16% लोग 10 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम है साल का, 2030 में होगा ऐसा। ठीक है, तो वो कितना ही ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और क्या करेगा देख लीजिए। तो इंडिया में जो है ई कॉमर्स शिपमेंट्स 23 से 27% से बढ़ेगा, और पर कैपिटा जो एक आदमी साल में ऑर्डर करता है इंडिया में, वो 3 से 4 ऑर्डर करता है लगभग। यूएस में 60 और 75 चाइना में, तो बढ़ेगा ऑफ कोर्स। और हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग गरीब भी हैं इन दोनों कंट्रीज से, और हम लोग के पास अब यूएस में क्या है कि 95% आदमी के पास गाड़ी है, तो हम लोग के पास तो 3-4-5% आदमी के पास ही गाड़ी होगा। तो ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन हम लोग को अमीर होना पड़ेगा समय का। ई कॉमर्स का इंडिया में ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है अच्छा खासा रफ्तार से, 50-60% रफ्तार से। तो ये बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए थोड़ा। कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, 8% से 23% हो गया ऑलमोस्ट 2022 से लेकर 26 हाफ ईयर तक। ठीक है, तो ये अच्छा बात है। कंपटीटर से कंपेयर करें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 2,000 करोड़ का है, ब्लू डार्क का 3,000 करोड़ का है, और डिलीवरी का 5,000 करोड़ का है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बाकी कंपनी इससे बेटर है। ठीक है, और ये शैडो फैक्ट भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं लग रही है, अच्छा खासा इनका रेवेन्यू है। तो आगे इसमें देखते हैं। टोटल ऑर्डर्स इनका 29-30% का केगर से बढ़ा है पिछला 2 साल में। 2 साल पहले कंपनी 40% इंडिया की सिटीज़ को कवर करती थी, अब लगभग 75% सिटीज़ को कवर करती है। AIML को तो देखिए हर जगह घुसाना बहुत जरूरी होता है आजकल। तो आइए चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ। उसके पहले वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 150 करोड़, कुछ लीज किया हुआ एसेट्स है 140 करोड़, तो ये इनका नहीं है, बेसिकली वो तो लीज किया हुआ है। कंपनी के पास कैश है लगभग 200 करोड़ का। बोरोइंग्स कंपनी के पास लगभग 0 रुपीज़ का है, बहुत अच्छा बात है। पर बोरोइंग्स होगा कहाँ से, क्योंकि सारा पैसा तो इक्विटी से फाइनेंस हुआ है, जैसा कि हम लोग पहले समझाए थे कि यहाँ पे कंपनी इक्विटी से या फिर डेट से पैसा ले सकती है, तो डेट से नहीं ले रही है यहाँ पे, तो वो इक्विटी से प्रेफर कर रही है, उसके पास पैसा का दिक्कत नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, देखते हैं P&L स्टेटमेंट। तो उसमें हम लोग को ये नज़र आएगा कि कंपनी लगभग 30% से रेवेन्यू को ग्रो कर रही थी 2024 तक, उसके बाद भी 30% से ही एक्चुअली की है। तो लगभग केगर 30% का हम लोग मान के चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू 11,000 से बढ़ के 18,000 हो गया है 6 महीना का।
तो ये आपको लगेगा कि 70-75% का ग्रोथ है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्क जो दिया गया है, स्टार मार्क को अगर हम लोग देखें तो वो रेफर करने बोल रहा है नोट्स 1C को। 1C का मतलब बेसिकली ये है कि कंपनी जो है एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर चुकी है, उसका 80% स्टेक, उसका नाम है क्रिटिकल लॉग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और सिंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड है, तो इस कंपनी का भी जो रेवेन्यू होगा वो इस पीरियड में वो कंपनी दिखा रही है, तो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के में भी दिख रहा होगा। तो उस कारण से इस तरह से IPO जाने से पहले कंपनीज करती है। ठीक है। एक्सपेंस में अगर हम लोग देखें तो 265 करोड़ एम्प्लॉय एक्सपेंस है, और ये मोटा खर्चा है, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि 2200 करोड़ रुपया कंपनी साल में कहाँ खर्चा करती है ना। 2200 करोड़ खर्चा करती है, और यहाँ पे बोल रही है कि हम 2500 करोड़ का ये करते हैं। तो ऑफकोर्स इस धंधा में रेजर थिन मार्जिन रहता है। इसमें जो ये प्रॉफिट पोस्ट कर रही है 66 करोड़ का, सॉरी, वो एक्चुअली उसको अभी हम लोग ये नहीं बोलेंगे प्रॉफिटेबल, पर ठीक है, रेजर थिन मार्जिन से अप डाउन फ्लक्चुएट होते हुए एक समय पे स्टेबलाइज कर जाएगा। ठीक है। वो IPO जाने से पहले कंपनी थोड़ा सा अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने का कोशिश करती है सारी कंपनी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 21633 कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2200 करोड़ का खर्चा है, मोटा खर्चा, वो कहाँ से आया है? वो आया है इसमें 1400 करोड़ लगभग पार्टनर एक्सपेंसेस है। पार्टनर एक्सपेंस मतलब कि सिंस ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है और इनके पास अपना उतना बड़ा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो छोटी छोटी सिटीज़ में, तो ये आपके साथ लाइक आप डीलरशिप टाइप काइंड ऑफ पार्टनरशिप कर सकती है, और आप इनका सामान होस्ट करिए और डिलीवरी बॉयज़ को कोऑर्डिनेट करिए, वैसा कुछ। तो उसमें अच्छा खासा 1400 करोड़ का खर्चा है इनका साल का। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो अगर मोटा खर्चा है, उसमें कुछ 400-450 करोड़ का उसमें खर्चा है, और ये जो है 140 करोड़ का शिपमेंट लॉस्ट हो जाता है हर साल। ये भी एक मोटा खर्चा मानेंगे इसको। और इसका अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो पिछले साल ये 100 करोड़ का हुआ करता था, 140 करोड़ का हो गया लॉस्ट। तो ठीक है, एक उसका ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो लॉस तो होगा ही, थोड़ा बहुत शिपमेंट्स लॉस होगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये एक्सपेंस हैवी बिजनेस है, मतलब इसमें एक्सपेंस तो है, मार्जिन बहुत कम। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें अगर, इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाती है, पैसा रिडीम करती है, साल ये काम है लोगों। ठीक है, जोमेटो यही सब काम करती है। इनके पास जो फालतू पैसा है, जैसे कि इनके पास 1200 करोड़ रुपया फालतू पड़ा है, ये म्यूचुअल फंड में डाल देती है। आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं नौकरी करते हुए, वो म्यूचुअल फंड इंडेक्स में डालती है या इन लोगों में डालती है, और ये लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो ये लोग हम लोग का पूरा एक साइकिल बन चुका है। ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन का, क्या दोगे इसके दाम, है ना। सिंस कंपनी के पास कोई प्रॉफिट तो खास है नहीं एनुअली, ना ही हम लोग इसका DCF कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, क्योंकि इनके पास कोई कैश फ्लो भी नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है कि कंपनी 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रही है, तो मान के चलते हैं कि इस साल का इनका रेवेन्यू हो जाएगा 3120, है ना। अब हम लोग अगर सोचें तो, और आगे 5 साल बाद का अगर हम लोग सोचें, तो इनका रेवेन्यू 30% से तो अभी ग्रो कर रही है, पर लेट अस से 25 ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 25 अगर एज्यूम करेंगे, तो 5 साल से अगर वो रेवेन्यू को ग्रो करेगी, तो लगभग 3 गुना हो जाएगा रेवेन्यू। 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि उसका 5 साल बाद रेवेन्यू हो जाएगा इतना अगर उसका रेवेन्यू हो जाएगा, तो हम लोग अगर डेटा अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि इस टाइप की जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग सस्टेनेबल जो मार्जिन है 3 से 4%, 5% इसी टाइप का रहता है ना। इंडिया में ब्लू डार्ट का जैसे 4 से 6 है, इसका 2 से 4 है। UPS फेडेक्स जो US में है, उनका 4 से 5% है। तो हम लोग भी मार्जिन एज्यूम कर लेते हैं लगभग 4% का। तो इससे निकल के आता है कि 5 साल बाद कंपनी 380 करोड़ रुपया कमा रही होगी सालाना। ठीक है, 380 करोड़ अगर कमा रही है, तो फिर से हम लोग थोड़ा PE रेशियोज देखते हैं कि इस टाइप की कंपनीज का कैसा रहता है। अगर हम लोग देखें तो इंडियन लॉजिस्टिक्स प्लेयर का PE रेशियो टिपिकली ब्लू डार्ट का 18 से 25, DRL लॉजिस्टिक्स 10 से 18, ग्लोबल में UPS में भी 15 से 20 ऐसा ही कुछ है। तो हम लोग इसको चलो 25 का PE दे देते हैं। कंपनी बड़ी हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा PE नहीं दिया जा सकता है। तो इससे निकल के आता है कि कंपनी का मार्केट कैप इतना होना चाहिए 5 साल बाद लगभग। ठीक है, और अभी कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 7200 करोड़ का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी 5 साल में केगर आपको कितना का दे रही है? 5 साल में केगर कंपनी दे रही है आपको 5 से 7% का केगर दे रही है, 5-6% का ही। तो 6% का केगर तो यार हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग जल्दी जल्दी अमीर बनना है, जैसा कि हम पहला वीडियो में बोल चुके हैं। 6% तो हम लोग को FD में भी मिल जाएगा, और उसमें कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे रिस्क है, हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब जो है सारा हम लोग ऑप्टिमल कंसिडर किए कि कंपनी 25% का केगर से हमेशा रेवेन्यू को ग्रो करती रहेगी। जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कल को प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उसका 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा कंसिस्टेंट। तो काफ़ी सारा इसमें झोल झाल है। ये काफ़ी ऑप्टिमली एग्जीक्यूट करेगी कंपनी, तब जाके 8 से 10%, 12% का आपको केगर निकाल के दे पाएगी, ऐसा हमको लग रहा है।
और इस कंपनी में रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है कि कंपनी में हम लोग एक्सपेंसेस देखें कि पार्टनर का एक्सपेंसेस है काफ़ी ज़्यादा, है ना। फिर क्या है कि ये साइक्लिकल कंपनी है। साइक्लिकल स्टॉक में क्या होता है कि वो रिसेशनरी इन्वायरमेंट जैसा आता है, अगर जॉब वॉब जाने लग गया लोग का, तो फिर क्या है कि लोग इतना ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेगा, मे बी वो होटल में जाके खा लेगा, है ना, मे बी वो जाके दुकान से सामान खरीद लेगा। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट तो लीज वाला तो लगेगा ही उसको, है ना। वो गिग वर्कर्स उसके पास जो है, अच्छी बात है कि 100% गिग वर्कर्स हैं उनके पास, तो उनको वो निकाल सकती है चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर, पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है लीज वाला वो तो जाने वाला नहीं है तुरंत से, है ना। और अगर इनका रेवेन्यू गिर गया ऐसा रिसेशनरी इन्वायरमेंट में, तो फिर इनका प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगा और इनका वैल्यूएशन और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी रिस्की है। ठीक है, बाकी आप अच्छे निवेशक बनने का ट्राई करें। आप बाकी पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा स्टॉक खोलना कितना मुश्किल है। उसी तरह मुश्किल है अच्छा यूट्यूब चैनल खोलना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।